अब आ रही होगी आवाज, आ रही है क्या आवाज? अब आ रही होगी। चलिए आ जाओ भाई। अब आवाज आ रही है क्या? दीक्षा शर्मा, जितने लोग हैं एक बार कमेंट्स करेंगे क्या अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बताओ। पहुंचनी चाहिए सर। चलो मैं ही चेक कर लेता हूँ। आवाज आ रही है ना? देखो आ रही है आवाज। जी नेहा वेलकम है। भावना शर्मा, शुभरी वाले कहाँ चले गए? सो गए? तुम्हें उठाना पड़ता है नींद से। उठ जाओ भाई। नींद चैन तुम त्यागो, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चीटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमारा आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। हमारी रात 9 बजे डेली क्लास होती है एडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आइएगा, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है चाइल्ड सेंट्रेड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, दोनों चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग सिस्टमेटिक चल रहे हैं तो ये हमारी 8वीं क्लास है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पहले ही क्लास मिस कर दी है, जी जी वेलकम है, वेलकम है। चलिए खुशी जी स्वागत है, ज्योति जी, जितने लोग जुड़े हैं। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले ही क्लास मिस कर दी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर आपको मिल जाएंगे जी। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन पर कोर्स ले रखा है वो कह रहे हैं सर क्लासें नहीं हो रही। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की मंडे से क्लास उस पर चलेगी। ठीक है, मैंने उसकी टाइमिंग बता दी है आप लोगों को। मंडे से मैं आपकी प्रॉपर उसकी टाइमिंग लेकर उसकी प्रॉपर क्लास लूंगा। ठीक है, वर्ग 3 वालों की क्लासें भी हम लोगों ने भी बीच में रोक दी थी। ठीक है, तो आप लोगों की वर्ग 3 की और सीटेट की जो मंडे से क्लास आप लोगों की चलेगी। जी आ जाओ भाई। रणवीर गौतम जी, तो जो लोग एडी एकेडमी पर जुड़े हुए हैं भाई, आ जाएगा सभी लोग इस एडी परिवार में। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और वैसे आपका सिस्टमेटिक देखा जाए तो ये 6वां टॉपिक है जी। वैसे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सी यूनिट है? ये 6 यूनिट है। लेकिन हम लोग अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, हम वो टॉपिक पहले ले रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, हम वो क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं जी। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज? हम बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं भाई अपनी क्लास को। चलो, सभी के क्वेश्चन हो गए? चलो कोई बात नहीं है। वंदना कह रही सर मेरा नेट नहीं चलता, इसकी वजह नाइट में क्लास नहीं ले पाते। कोई बात नहीं डियर सिस्टर, जब आप फ्री हो तब क्लास ले लिया करो। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। सबसे पहली बात, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती क्या है सर? सबसे पहली बात कि बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं। इसके बाद आते हैं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ तो रही है भाई? सर आवाज कम आ रही है, कम आ रही है क्या? माइक हो सकता है किसी ने घुमा दिया हो। नहीं, आवाज सही है। भावना शर्मा, आवाज सही है डियर स्टूडेंट, सही आवाज। चलो, तो जी आ जाओ। हाँ, बिहार से भाई सभी लोग जुड़े हैं, स्वागत है सभी का। आर्या जी, आवाज सही है ना? स्लो वॉइस है, स्लो वॉइस क्यों हो गई भाई? हेलो हेलो, आवाज तो बराबर प्रॉपर यहाँ से जा रही है आवाज। ठीक है, सभी को आ रही है क्या? एक बार मुझे कमेंट्स कर दो सभी लोग। सभी लोग एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, आवाज सभी को कम आ रही है क्या? देखो कितनी आवाज आ रही है। चलो ठीक है आवाज। लो भाई, और मैं जोर से बोल देता हूँ है, अब सही आएगी। लो मुंह पे ही लगा देता हूँ बिल्कुल। सबसे पहली बात आती है, चल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि क्लास में जब हम बच्चों को बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, जब हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो उसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहा जाता है।
चलिए, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि सर एक ऐसा उपागम, एक ऐसा अप्रोच कि जहां पर हम बच्चों को उन बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, जब बच्चों की क्षमताओं को, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाते हैं। और ये माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता पहले से ही होती हैं। ठीक है, बच्चे सीखने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। बच्चे पहले से ही क्या होते हैं, सीखने की क्षमता लेकर आते हैं विद्यालय के अंदर। यानी बाल केंद्रित शिक्षा कभी भी बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड नहीं मानती है। बाल केंद्रित शिक्षा कभी भी बच्चों को ब्लैंक स्लेट नहीं मानती है। क्या नहीं मानती है? ब्लैंक स्लेट नहीं मानती है, कि बच्चों को कोरा कागज नहीं मानती है। बाल केंद्रित शिक्षा ये कहती है कि अब शिक्षा जो होगी वो बच्चों के अनुसार होगी, यानी बच्चे जिस प्रकार से पढ़ना चाहेंगे उसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। यानी सबसे पहले विद्यार्थी को समझा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सर बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी को क्या किया जाता है, विद्यार्थी को समझा जाता है। सबसे पहले कि विद्यार्थी को समझा जाता है, यानी उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। उसकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं को क्या किया जाता है, उन भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, ठीक है, जो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर जोर देती है, जो बच्चों को सीखने पर जोर देती है, जो कहती है कि बच्चे जिस प्रकार से सीखना चाहते हैं उस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। और शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होते हैं, बालक होते हैं। और बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता पहले से ही होती है। बालक क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं। क्यूरियस का मतलब होता है कि बालक क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो अप्रोच है, ये जो अप्रोच आप देख रहे हैं, ये कौन सा अप्रोच है, ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। कैसा अप्रोच है? ये हमारा बाल केंद्रित उपागम है। बाल केंद्रित उपागम में, ठीक है, बच्चे स्वयं सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्वयं सीखते हैं, यानी स्वयं लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, स्वयं सीखते हैं। बच्चों को रिसीवर नहीं माना जाता है। बच्चों को क्या नहीं माना जाता है, बच्चों को निष्क्रिय नहीं माना जाता है। यानी बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं, बच्चे ग्रहणकर्ता नहीं होते हैं। ग्रहण कर, समझ रहे हो कि रिसीवर नहीं है कि आप जो भी देंगे बच्चे उसे ग्रहण कर लेंगे। हाँ, मंडे से स्टार्ट होगी पेड बैच में। जो लोगों ने 299 रुपए में सीटेट का बैच ले रखा है, ऑफर चल रहा है, आप लोग भी ले सकते हैं। मंडे से क्लास आप लोगों की प्रॉपर होगी। ठीक है, चलो जी, कॉन्सेप्ट क्लासेस जी इधर ध्यान दीजिएगा। मंडे से आप लोगों की क्लास है प्रॉपर होंगी। ठीक है, ये ऑफर आप लोगों का कल तक रहेगा, मंडे के ऑफर भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की टाइमिंग मैं आपको संडे को ही बता दूंगा, कल ही मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कल टाइमिंग का। ठीक है, और आपको मंडे को आपको क्लास देखने को मिलेगी, लाइव क्लास जी, आइएगा। तो हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, यहां पर सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है। अब आपके सामने आता है कि सर बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होगा, तो वहां पर एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी, शिक्षक का काम क्या होगा, भाई आपका काम क्या है, आप क्या करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है, जो बाल केंद्रित उपागम होता है, वहां पर एक शिक्षक जो होता है, वहां पर एक शिक्षक जो होता है वो सुविधादाता होता है। सुविधादाता होता है, सुविधादाता, सॉरी हैंग कर गया, सॉरी, हाँ सही हो गया। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा जो होता है वो क्या होता है, एक सक्रिय होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, सॉरी इसके लिए। यानी शिक्षक जो होता है वो एक सुविधादाता होता है। टीचर क्या होता है, ये पूछा जाता है कि एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में, ठीक है, एक टीचर क्या होता है, सुविधादाता होता है। ठीक है, यानी मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक कह लीजिएगा, या इंग्लिश में हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटर। यानी कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक एजा क्या होती है,
एजा क्या होती है, एजा एक फैसिलिटेटर होता है। क्या होता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सुविधादाता होती है, वो फैसिलिटेटर होता है जो बच्चों को सीखने के अवसर देगा, बच्चों को मौके मुहैया कराता है ताकि बच्चे सीख सकें। लेकिन टीचर नहीं सिखाएगा। जी बिल्कुल सत्यन जी, टीचर नहीं सिखाता है, सीखते बच्चे खुद हैं। बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता पहले से ही होती है। किस अप्रोच में, बाल केंद्रित उपागम में, यानी बच्चे के अंदर सीखने की क्षमताएं पहले से ही होती हैं। ठीक है, बच्चे को कभी भी ब्लैंक स्लेट नहीं माना जाता कि कोरा कागज है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में ठीक है जो अधिगम शैलियां होती हैं, सीखने की जो शैलियां होती हैं, सीखने की शैलियां आप जानते हैं, शैलियां जैसे हम लोग लर्निंग स्टाइल कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति ये अधिगम जो शैलियां होती हैं, कौन सी शैलियां होती है, अधिगम शैलियां, अधिगम शैलियां, अधिगम जो शैलियां होती हैं उन शैलियों पर जोर दिया जाता है। अधिगम शैली, जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो दृश्य रूप से सीखते हैं, दृश्यीकरण, दृश्यीकरण जानते हो, विजुअलाइजेशन। कुछ बच्चे विजुअलाइजेशन करने वाले होते हैं, तो कुछ बच्चे श्रवण वाले होते हैं, श्रवण करते हैं। श्रवण मतलब होता है कुछ बच्चे ऑडियो लर्नर होते हैं, जिनको कहानियां पसंद है तो वो कहानियों के द्वारा सीखेंगे। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं, यानी पढ़कर व राइटिंग करते हैं, लिखकर सीखते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। तो क्या होता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम शैलियों पर जोर दिया जाता है, यानी जो बच्चा विजुअलाइजेशन करेगा उसे विजुअलाइजेशन कराया जाएगा, जो बच्चा ऑडियो लर्निंग करेगा उसे ऑडियो लर्निंग कराया जाएगा, जो बच्चा रीडिंग राइटिंग करेगा उसे रीडिंग राइटिंग कराएंगे, जो बच्चा शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखेगा काइनेस्टिक, उनको शारीरिक क्रियाएं कराई जाएंगी। उनको क्या कराया जाएगा, उनको शारीरिक क्रियाएं कराई जाएंगी। यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ये कहता है कि बच्चा जैसा है उसे वैसा ही पढ़ाया जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा ये कहता है बच्चे जैसे हैं उसे वैसा स्वीकार करो, जैसे बच्चे उसे वैसा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यानी आपको बच्चे में बदलाव नहीं करना है। ठीक है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में बच्चे में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है, चाइल्ड सेंटर्ड कहता है कि बच्चे में कोई बदलाव नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में व्यवस्था में बदलाव होता है। व्यवस्था समझ रहे हो, आपका सिस्टम बदलेगा। व्यवस्था में क्या होता है, व्यवस्था में बदलाव होता है, व्यवस्था में क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक है, यानी बच्चे जैसे हैं उसे वैसा ही एक्सेप्ट किया जाएगा। वही अगर मैं कह सकता हूं समावेशी शिक्षा, भाई समावेशी शिक्षा भी किस सिद्धांत पर काम कर रही है, समावेशी शिक्षा भी तो कहती है कि बच्चे को बाल केंद्रित सिस्टम अपनाइएगा, सभी बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ेंगे बिना किसी भेदभाव के, यही तो है हमारा समावेशी शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा भी ये कहती है कि बच्चे को जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट किया जाएगा। बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखेंगे, बच्चे जिस कल्चर से आए हैं, बच्चे जिस समाज से आए हैं, बच्चे की जो भाषा शैली है उसको ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके सिद्धांत हैं कि बालक सक्रिय होते हैं, शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होते हैं, बालक के अंदर सीखने की क्षमताएं जन्मजात होती हैं, बालक में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और व्यक्तिगत भिन्नताओं को कमी के रूप में नहीं देखा जाता। नोटेड पॉइंट कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, यानी बच्चे आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो बच्चे जब आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं तो क्या होती हैं, ठीक है, उनको एक कमी के रूप में नहीं बल्कि एक किसके रूप में, एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। यानी हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें एक रिसोर्सेस के रूप में देखना है। तो याद रखिएगा, अगर हम एक दूसरे से अलग हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी है, हमें इसे किसमें देखना है, हमें एक इसे संसाधन के रूप में देखना है। तो क्या समझ में आया कि सर अगर बालकों में अगर भिन्नताएं हैं तो ये एक संसाधन के तौर पर देखी जाएंगी, ना कि कमी पे। क्या कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं तो क्या उसे हम कम कर सकते हैं भिन्नताओं को? आप इसका उत्तर यस या नो में दीजिएगा। पहले मेरा क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं तो क्या इसे हम कम कर सकते हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं कम नहीं की जा सकती, वो जैसी हैं उन्हें वैसा एक्सेप्ट करिएगा और जो बालक जैसा है उसे वैसे ही पढ़ाइएगा, यानी उसे वैसी ही सुविधा दीजिएगा, उसे वैसी ही फैसिलिटीज उसको दीजिएगा। ठीक है, हमें कमी को कम नहीं करना है कि अगर कोई बच्चा कम है तो उसे हम पूरा क्या करना है, कम करें।
सभी बच्चों को एक लेबल करें। जो बच्चा जैसा है हमें वैसे पढ़ाना है, यानी हमें कौन से सिद्धांत पर काम करना है, हमें समता पर काम करना है। हमें समता पर काम करना है। समता का सिद्धांत क्या कहता है? समता का सिद्धांत कहता है कि जिसको जितनी जरूरत है, जो जैसा है उसको वैसा ही मिलेगा। यानी समता कहता है कि आवश्यकता के अनुसार हमको देना है। अगर आपको जरूरत 4 रोटी की है तो आपको 4 रोटी मिलेंगी, आपको जरूरत 2 रोटी की है तो 2 रोटी मिलेंगी। यानी इक्विटी ये कहता है कि भैया जो जैसी नीड रखता है उसको वैसे ही सुविधाएं दी जाएंगी। समझ में आया? अगर आप आंखों से देख नहीं सकते हैं तो आपको ब्रेल लिपि मिलेगी। अगर आप पैरों से चल नहीं सकते हैं तो आपको व्हील चेयर मिल जाएगी। ठीक है, आप जैसे हैं, जैसा बच्चा है उसको वैसी फैसिलिटीज मिलेगी। यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में हमारे सिस्टम में बदलाव होता है, बच्चे में कोई बदलाव नहीं होगा। बच्चे जैसे हैं उसे वैसा ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अधिगम की शैलियों पर जोर दिया जाता है और मैंने आपको 4 शैलियां बताई हैं। बताओ अधिगम की कौन कौन सी शैलियां बताई हैं, एक बार कमेंट्स करेंगे भाई सभी विद्यार्थी? एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट्स करेंगे। मैंने आपको लर्निंग जो स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल, इसे अधिगम की शैलियों को कहते हैं सीखने के तरीके। हिंदी में और कहें तो इसे कहते हैं सीखने के तरीके। आइए आगे बढ़ें। कोई डाउट यहां पर? आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट हमारा कौन सा? प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जी, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रगतिशील शिक्षा। एक बार मुझे सभी स्टूडेंट्स जितने लोग जुड़े हैं कमेंट्स करेंगे कि जी सर हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है, हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच समझ में आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ चलते हैं। जी रवि भोज जी क्लियर है? कोई डाउट्स यहां पर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस कर दो कि यस सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो राजकुमारी, सहाना, दीक्षा, सत्येंद्र, पूजा, नेहा, संध्या ठाकुर जी, केशव कुमार, चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब आते हैं हम लोग प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि प्रगतिशील शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कह दो तो गलत नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा भी बाल केंद्रित शिक्षा पर ही काम करती है। प्रगतिशील शिक्षा भी किस पर काम करती है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर काम करती है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा जो है इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक जॉन ड्यूवी हैं। जॉन ड्यूवी कहां के हैं? जॉन ड्यूवी जो हैं वो एक अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हैं। अमेरिका के शिक्षा शास्त्री कौन? जॉन ड्यूवी, जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा जो है वो दी है। यानी फादर कह सकते हैं किसके? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन है? प्रोग्रेसिव शिक्षा के जो जनक है वो कौन है? जॉन ड्यूवी साहब है। अब आते हैं जॉन ड्यूवी साहब क्या कहते हैं। देखिएगा, पहले हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम चलता था? पहले पढ़ाई की कौन सी व्यवस्था थी? गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम जानते हो, गुरु आएगा और गुरु ही ज्ञान का दाता होता है और गुरु ही हमको ज्ञान देगा। यही पद्धति थी ना हमारे यहाँ पहले, चलता था ना? पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं। ये लिखा है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये लिखा है ट्रेडिशनल अप्रोच। जानते हो ट्रेडिशनल अप्रोच और प्रोग्रेसिव अप्रोच में क्या अंतर है? ये लिखा है ट्रेडिशनल और ये लिखा है प्रोग्रेसिव, दोनों में क्या अंतर है? सर पुरानी पद्धति, गुरु ही ज्ञान का दाता होता है। गुरु ही क्या होता है? गुरु ही क्या होता है? गुरु ही ज्ञान का दाता होता है। गुरु ही ज्ञान का दाता होता है। ये कौन सा सिस्टम है? ये सर हमारा कौन सा है? ट्रेडिशनल, परंपरागत। लेकिन वर्तमान कौन सा है? वर्तमान का है सर हमारा प्रगतिशील। प्रगतिशील क्या कहती है कि भैया अब ज्ञान का दाता गुरु नहीं है, गुरु केवल एक फैसिलिटेटर है। गुरु केवल एक क्या है? गुरु केवल क्या है? एक सुविधा दाता है। ठीक है, यानी गुरु क्या है भैया? गुरु अब क्या बन गया? ठीक है, गुरु अब क्या बन गया? अब सुविधा दाता बन चुका है, सुविधा दाता बन चुका है।
यानी अब ये एक फैसिलिटेटर है, एक मार्गदर्शक है जो बच्चों के लिए फैसिलिटीज देगा, जो बच्चों के लिए सुविधाएं देगा, बच्चे सीखेंगे खुद। यानी अब ये सिस्टम नहीं चलता, अब चलेगा हमारा ये सिस्टम, यानी कौन सा? प्रोग्रेसिव सिस्टम अब हमारा चलेगा। अब हमारा प्रगतिशील शिक्षा अब हमारी चलेगी। और प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं? तो आइएगा हम समझते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के क्या क्या सिद्धांत हैं, जरा हम उनको समझते हैं। ठीक है, ये हैं जॉन डीवी साहब, थोड़ी पिक्चर भी आपको दिखा दी। ठीक है, इनकी जो विचारधारा है, ठीक है, इनकी जो विचारधारा है जॉन डीवी साहब की, देखिएगा ये है जॉन डीवी साहब, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कौन है? जॉन डीवी साहब। दिखाई दिया? चलो आइएगा, अब कौन कौन से सिद्धांत हैं, जरा हम इन सिद्धांत को एक बार डिस्कस कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। चलो, समझ में आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जी, दीक्षा, दिनेश, रूपेंद्र शर्मा, इसरत, नाथ जी। चलो देखिएगा, जॉन डीवी साहब फादर हैं प्रगतिशील शिक्षा के। जॉन डीवी साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया है समाज पर। जॉन डीवी साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया है समाज पर, जोर दिया है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। जॉन डीवी साहब जो हैं वो समूह पर जोर देते हैं। जॉन डीवी साहब समूह पर जोर देते हैं, यहां तक कि जॉन डीवी साहब ने विद्यालय को एक लघु समाज कहा है। क्या कहा है? जॉन डीवी साहब ने विद्यालय को एक लघु समाज बोला है। क्या बोला है? एक लघु समाज बोला है। आइएगा, क्या क्या सिद्धांत है? सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी साहब कहते हैं। पहली बात, बच्चे तो सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? ये तो आपको मान के चलना है, बच्चे सक्रिय हैं और स्वयं क्या करेंगे? स्वयं क्या करेंगे? ज्ञान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? स्वयं जो है वो ज्ञान का निर्माण करेंगे समाज में रहकर। इसके बाद आता है सर प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों के अनुभव पर, यानी जोर किस पर देते हैं? यानी बच्चे के एक्सपीरियंस पर जोर दिया जाता है। बच्चे जो अनुभव लेकर आते हैं उन अनुभव को महत्वपूर्ण समझा जाता है, किसमें? प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है, तो सर बाल केंद्रित शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा में अंतर क्या है फिर? तो सुनो, अंतर ये है, ये जो प्रगतिशील शिक्षा है ये समाज पर जोर दे रही है। किस पर जोर दे रही है? ये समाज पर जोर दे रही है। किस पर जोर दे रही है? समाज पर। ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा में समाज को स्पेशली जोर नहीं दिया जाता है, ये लोग समूह पर जोर दे रहे हैं। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा समूह पर जोर नहीं देती है। वो कहती है अगर आप समूह में सीखना चाहते हो तो समूह में सीखिएगा, अगर आप ग्रुप में, अगर आप अकेला सीखना चाहते हैं अकेला सीखने। लेकिन जॉन डीवी साहब का तो जो विचार जो था वो ये था कि बच्चे समाज में रहकर ही सीखते हैं। समाज को इन्होंने मुख्य रूप से माना है। और बाल केंद्रित शिक्षा नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करती है। देखिए दोनों को समझिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा जैसे मारिया मॉन्टेसोरी, बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो प्राकृतिक वातावरण की बातें करती है। प्राकृतिक वातावरण, कैसा एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट। और ये जो है प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील जो शिक्षा जो है, प्रगतिशील शिक्षा जोर देती है किस पर? एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट पर, एक लोकतांत्रिक वातावरण। कैसा वातावरण? लोकतांत्रिक वातावरण। लोकतांत्रिक कहिएगा, लोकतांत्रिक कहो या प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक कहिएगा या प्रजातांत्रिक कहिएगा। ठीक है, समझ में आया? कि सर जैसे हम बात करें किसकी, अगर हम मॉन्टेसोरी की बात करें, मॉन्टेसोरी, मॉन्टेसोरी किसको मानती हैं? मॉन्टेसोरी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को मानती हैं। मॉन्टेसोरी ने बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया और फ्रोवेल साहब ने प्रगतिशील शिक्षा यानी लोकतांत्रिक वातावरण पर जोर दिया। मॉन्टेसरी कहती हैं कि बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट दो, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप सीख जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में सीख जाएगा। लेकिन वैसे ही हम कहें तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज की बात करते हैं कि बच्चे के अंदर सीखने की क्षमताएं हैं और बच्चे स्वयं से सीखते हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? अगला। ठीक है, ये जॉन डीवी साहब समस्या समाधान पर जोर देते हैं।
समस्या समाधान जो विधि है उसके जनक भी जॉन डीवी हैं, ये भी याद रखिएगा। समस्या समाधान विधि के आधुनिक फादर जॉन डीवी को ही कहा जाता है। समस्या समाधान विधि के जो आधुनिक फादर हैं वो कौन हैं? जॉन डीवी हैं, जॉन ड्यूवी। याद रखिएगा, आधुनिक फादर कौन है? जॉन डीवी साहब हैं। इनके एक शिष्य है जॉन डीवी साहब के, जिसका नाम है किलपैट्रिक। आपने नाम सुना होगा किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक साहब सामूहिक परियोजना पर जोर देते हैं, सहयोगी परियोजना की बात करते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि बच्चों को समूह बनाकर कोई कार्य दीजिएगा, बच्चे जल्दी सीखेंगे। ये किसने जोर दिया? ये इन्हीं के शिष्य हैं किलपैट्रिक। क्या नाम है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक, 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 ठीक है। किलपैट्रिक ने एक विधि दी थी। कौन सी? परियोजना विधि। कौन सी विधि है? परियोजना। परियोजना या योजना विधि भी कहा जाता है। परियोजना या योजना विधि, जिसमें किसमें जोर दिया जाता है? जिसमें बच्चे को ग्रुप लर्निंग पर जोर देती है कि बच्चे को समूह में परियोजना दीजिएगा और बच्चे जल्दी सीखेंगे। ये कौन बात करते हैं? ये किलपैट्रिक बात करते हैं। जी, समझ में आ गया भैया? इतना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि समस्या समाधान विधि के आधुनिक फादर जॉन डीवी को कहा जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देते हैं, ठीक है। ये सहयोगी परियोजना पर जोर देते हैं, ये सामाजिक अधिगम पर जोर देते हैं। कहते हैं सीखना समाज में होता है, समाज से जोड़कर सीखना होता है, समाज से अलग कुछ नहीं है। यानी इन्होंने समाज की बात की, इन्होंने विद्यालय को मिनी सोसाइटी बोला है। इसके बाद आता है इन्होंने लोकतांत्रिक वातावरण पर जोर दिया है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट पर जोर दिया है। ये करके सीखने व आलोचनात्मक, आलोचनात्मक मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, तो क्रिटिकल थिंकिंग होती है आउट द बॉक्स। जैसे उदाहरण के लिए ये आप हैं और अगर आप इस बॉक्स से बाहर की तरफ होकर सोच रहे हैं, यानी आउट द बॉक्स अगर आप कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? आपकी सोच कैसी है? आउट द बॉक्स, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि अगर आप डाइवर्जेंट कर रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसे हिंदी में कहते हैं अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अगर आप अपसारी चिंतन कर रहे हैं तो आप कौन सी थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं? आप चल रहे हैं आलोचनात्मक, जिसे इंग्लिश में क्रिटिकल कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे क्रिटिकल चिंतन के नाम से जानते हैं। चलो जी, रूपेंद्र शर्मा का कमेंट है सर आलोचनात्मक को अच्छे समझा दी। चलो आइएगा, देखिएगा आलोचनात्मक क्या है। ये सब कुछ आलोचनात्मक है। आलोचनात्मक का मतलब है, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक का मतलब है कि जहां पर तुम किसी चीज का तर्क दे रहे हो, और तर्क कब दे पाओगे? तर्क कब दे पाओगे? जब आप किसी एक एंगल पर नहीं, अलग अलग एंगल पर होकर सोचते हैं। यानी जब आप क्या करते हैं? अनेक प्रकार की सोच रखते हैं, अनेक उत्तर रखते हैं, अनिश्चित उत्तर रखते हैं, तब आपकी सोच कैसी होगी? तब आपकी सोच डाइवर्जेंट सोच होगी। यानी डाइवर्जेंट सोच में हम किसी एक हम एक बिंदु पर होकर नहीं सोचते हैं। हम डाइवर्जेंट सोच में हम अलग अलग, जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, इस पेन के मैं 100 मतलब निकाल रहा हूं, ठीक है। मैं इसका तर्क दे रहा हूं, मैं इसके वितर्क दे रहा हूं, मैं इसका निष्कर्ष दे रहा हूं। मेरी सोच क्या है? मेरी सोच डाइवर्जेंट है। यानी डाइवर्जेंट सोच में, ठीक है, हम आउट द बॉक्स भी करते हैं, हम डाइवर्जेंट भी करते हैं, हम क्रिटिकल भी सोचते हैं। क्रिटिकल का मतलब होता है सृजनात्मक। ये सब चीजें शामिल होती हैं, वही सोच बनती है। कौन सी सोच? आलोचनात्मक या विवेचनात्मक। जी, समझ में आ गया भैया? हाँ, मैं पहले कह चुका हूं, जिन लोगों ने 299 रुपए का जो मैंने ऑफर दिया था सीटेड का, ठीक है, पेड बैच का, उसकी क्लास मंडे है और ये ऑफर आपका कल समाप्त हो जाएगा। कल संडे है, कल लास्ट डे है, ठीक है। चलिए, हाँ, सारे सब्जेक्ट हैं उसमें, डेमो आपको डले, हिंदी का, ईवीएस का, मेरा भी डेमो इसमें सबका डला हुआ है। चलो इधर ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। चलो यहां तक समझ में आ गया? एक बार मुझे यस करके बता दो कि सर मुझे डाइवर्जेंट थिंकिंग क्लियर हो चुकी है। एक बार मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों को, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग क्लियर हो गई है? बोलो।
समझ में आया? एक बार मुझे सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे क्या आप लोगों को डाइवर्जेंट थिंकिंग क्लियर हो गई है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देता है। करके सीखना मैं यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक पर कम जोर, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यानी कि पाठ्य पुस्तक पर बहुत कम जोर दिया जाता है। पाठ्य पुस्तक पर क्या होता है, बहुत कम जोर दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस पर? पाठ्य पुस्तक पर बहुत कम जोर देते हैं। मतलब पाठ्य पुस्तक केवल एक साधन है, समझ रहे हो? पाठ्य पुस्तक केवल एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य समझ रहे हो? पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। वो तो हम बच्चों को सिखाने के लिए उनका एक क्या करते हैं, एक सहायता हम लोग लेते हैं बस। समझ में आ गया? तो आइएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अगर आपसे एग्जामिनर अगर आपसे पूछते कि पाठ्य पुस्तक की तरफ हमें आगमन करना है, पाठ्य पुस्तक की तरफ हमें चलना है या पाठ्य पुस्तक से हमें चलना है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कंफ्यूज करेगा आपको। कैसे कंफ्यूज करेगा कि हमें पाठ्य पुस्तक की तरफ चलना है या पाठ्य पुस्तक से चलना है? कि सर हमें पाठ्य पुस्तक की तरफ नहीं चलना है बल्कि पाठ्य पुस्तक से हमें चलना है। यानी टेक्स्ट बुक की तरफ हम नहीं जाएंगे, टेक्स्ट बुक से हम क्या करेंगे, चलेंगे। समझ में आया? अराइव करें कि डिपार्चर करें? इंग्लिश में लिखा आएगा कि टेक्स्ट बुक की तरफ हम अराइव करें या डिपार्चर करें, तो हमें डिपार्चर करना है, हमें टेक्स्ट बुक से चलना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। जॉन डीवी साहब ने एक स्कूल भी खोला है जो प्रदर्शन विद्यालय है इनका। चलो अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हो जाओ तैयार। ये क्वेश्चन आपके रिसेंटली अभी पूछे गए हैं 2024 में, जो 7 जुलाई को जो परीक्षा हुई है, 7 जुलाई 7 जुलाई 2024 में, ठीक है, जो परीक्षा हुई है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन शुरू क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग परीक्षा के हैं। ठीक है, क्योंकि 2-2 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं दोनों एग्जाम से। चलो, तो रूपेंद्र शर्मा क्लियर है, राजकुमारी क्लियर है, सत्येंद्र क्लियर है, आर्य क्लियर है, छोटू संध्या ठाकुर क्लियर है, रागिनी शर्मा क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि सर रेडी सर जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे दिमाग के अंदर जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलो जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुके हैं, अब शुरू हो जाओ भाई। ठीक है, ऐसी अपनी बाहें सिकेल लो और आ जाओ अब क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, एसएसटी का बैच बेटा नहीं है अभी, अभी हमने लॉन्च नहीं किया है ना एसएसटी का ना मैथ्स का बैच, मैथ प्लस साइंस का। अभी केवल हमने प्राइमरी का बैच लॉन्च किया है, लेकिन ये क्लास आप लोगों की प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए है, यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है ये जो क्लास चल रही है। ठीक है, चलो आ जाओ जी। श्यामा अंसारी जी, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये आपका रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ कौन सा वर्णन करता है? क्या पढ़ाया? टीचर क्या होता है? कि सर टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि शिक्षक एक सुविधादाता होता है। शिक्षक का काम क्या है? बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बच्चे सीखते तो खुद ही हैं, बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता पहले से ही होती है। आइएगा आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है 2024 में 7 जुलाई की जो परीक्षा हुई थी इसमें आया गया लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके सभी आपके लिए पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। अब पुराना माल नहीं है, सब नया माल है। धर्मवीर भारती जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का उत्तर करो भाई सभी लोग, सब कुछ समझाया मैंने। कह रहा है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र, ये छात्र लिखा है कि छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही हो रही है कि विविध, देखिएगा आपकी कक्षा में एक पर एक कल्चर के बच्चे नहीं आएंगे। आप सोचे कि मेरी कक्षा में एक जैसे बच्चे आ जाएं तो भूल जाओ, क्योंकि दुनिया में कोई भी बालक
ठीक है, दुनिया में कोई भी बालक अपने आप में यूनिक है। दुनिया में कोई भी बालक अपने आप में क्या है? यूनिक है, अद्वितीय है। ठीक है, दुनिया में बालक, हर बालक अपने आप में यूनिक है। ठीक है। दूसरा, कक्षा में ये कह रहा है कक्षा में केवल, जहां केवल लगे वो तो सर कटेगा, क्रॉस लगेगा। केवल, कक्षा में केवल मानकीकृत पाठचर्या आकलन को सुनिश्चित किया जाए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि सर ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, क्या बनेगा? ए सही है, आर गलत है, यानी ए सही है। कह रहा है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण के सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। आगे कह रहा है और निर्देशन के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित। बिल्कुल सही कह रहा है। बच्चों को इंस्ट्रक्शन मत दो भैया, निर्देशन मत दो कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, बजाय उनसे प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बात तो सही है भैया। आगे कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना, ठीक है, एवं उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। प्रतिभागिता जानते हो, कंपटीशन नहीं है। प्रतिभागिता का मतलब क्या है? प्रतिभागिता का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? इसका मतलब है, ठीक है, एनरोलमेंट या पार्टिसिपेट। जो आप मेरी कक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आप मेरी कक्षा में आकर क्या कर रहे हैं? अंत्यक्रिया कर रहे हैं। इसे मैं कहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? प्रतिभागिता कर रहे हैं। यानी सर ये पॉजिटिव वर्ड है, नहीं आप भैया इसको नेगेटिव कर दें, तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? ए और आर सही है और ए उसकी यानी आर उसकी सही व्याख्या करता है। तो उत्तर क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उत्तर बनेगा हमारा, ठीक है, क्या बनेगा भैया? उत्तर बनेगा हमारा बी फॉर बॉम्बे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब लग रहा है ना कि मजा आ रहा है ना करने में जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यह है तुम्हारा अगला क्वेश्चन आपके सामने। आ जाओ भाई, ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है सामाजिक रचनावादियों के अनुसार, भैया जो सामाजिक रचनावादी हैं, जो कहते हैं कि बच्चे समाज में रहकर क्या करेंगे? रचना करेंगे। सामाजिक रचनावादी का मतलब क्या है? क्या कह रहा है? ठीक है, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिव। अच्छा एक बात बताओ, सोशल कंस्ट्रक्टिव कौन कौन है? कौन कौन सोशल कंस्ट्रक्टिव में आता है? तो याद रखना, वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिव है। और जॉन डीवी, जॉन डीवी क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन प्याजे को गलती से सोशल कंस्ट्रक्टिव मत मान लेना। प्याजे क्या है? प्याजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव है। प्याजे किसकी बात करता है? जीन प्याजे क्या कहता है? जीन प्याजे समाज की बात नहीं करता भैया। जीन प्याजे कभी सहयोग की बात नहीं करता है। तो जीन प्याजे को हम क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिववादी बोलेंगे। संज्ञानात्मक क्या है? निर्मितवादी है या रचनावादी है? रचनावादी है। बस इतना याद रखिएगा कि ठीक है, सामाजिक रचनावादी में ये दो लोगों को आप रखेंगे। किसको? यानी लेव वाइगॉस्की को और जीन प्याजे को। चलो आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। तो क्या बनेगा भैया? कह रहा है कि प्रक्रिया के बारे में, ये बारे में लिखा है, चोर चारे में नहीं, बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम अर्थ निर्माण की प्रक्रिया एक सामाजिक है। बिल्कुल सही है, यानी कि अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल सही है। अधिगम व्यक्तिवादी प्रक्रिया है, अलगाव में होता नहीं। सामाजिकवादी कभी अलग होने की बातें नहीं करते हैं, पृथकीकरण की बात नहीं करेंगे, समाज से पृथकीकरण नहीं चलेंगे। ठीक है, यानी सर हमारा बी गलत हो गया। तीसरा क्यों गलत है? कह रहा अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता। भैया केवल से तो सर पहले से ही हम लोगों को क्या हो चुकी है? दुश्मनी हो चुकी है कि जहां केवल आएगा वो हमारे उत्तर कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे।
आगे कह रहा है अधिगम एक निष्क्रिय है, इसको यहीं काट देंगे, क्योंकि लर्निंग एक पैसिव प्रोसेस नहीं है बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस होती है। बोलो भैया क्या बनेगा? सर क्या बनेगा? A4 आगरा बनेगा। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी चलो समझ में आया ना? हाँ शेयर कर दो भाई सेशन को सभी लोग, संख्या बहुत कम है तुम लोगों की। कहां चले गए? बुला के लाओ। बिहारी लोग सो गए क्या? हैं? सो गए सब लोग? ये तो सब दिल्ली वाले जगे हुए हैं। उठो, दशरथ मादी जो तुम्हारे अंदर है उसे जगाओ, और जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक संघर्ष करते रहो। चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी जब, ठीक है ये इस बार आया हुआ क्वेश्चन है। इस बार बताओ कब अधिक प्रभावी होगी कक्षा में? ये कह रहा है छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी जब, कब होगी? कब होगी? ये वर्ष के अंत में परीक्षण, वर्ष के अंत में परीक्षण, बल्कि क्या पढ़ा है कि सर परीक्षण तो हमेशा साथ होने चाहिए। परीक्षण शिक्षण के साथ होने चाहिए, शिक्षण के साथ होना चाहिए। परीक्षण किसके साथ हो? शिक्षण के साथ हो। यानी असेसमेंट क्या होगा? ड्यूरिंग असेसमेंट हो। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। हमने क्या कहा है कि जहां पर कंपैरिजन की बात की जाए, याद रखिएगा, नोट लगा के लिख लो अपनी कॉपी में, जहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर तुलना आ जाए, जहां पर प्रतियोगिता आ जाए, कंपटीशन की भावना आ जाए, जहां पर केवल आ जाए, जहां पर मात्र आ जाए, जहां पर ही आ जाए, जहां पर सिवाय आ जाए, ठीक है, ये सब क्या है? जहां पर श्रेणी आ जाए, जहां पर अंक आ जाए, ये सब तुम्हारे लिए गलत है, ये सारे वर्ड नेगेटिव हैं। तो भैया क्या बनेगा कि सर ये भी गलत है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, और इस पर, यानी कि देखो भैया ये सीखने की गतिविधि यानी आपने सीख लिया उसके बाद भी सीखना होता है और पश्चात भी होता है। ठीक है, ये सही बात कह रहा है। ये कह रहा है कि हाँ है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। बजाय आ जाए, ये भी गलत है। सही उत्तर बनेगा कि सर लर्निंग तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो चलती रहती है, जो शिक्षण के बाद भी होता है और शिक्षण के साथ भी होता है। तो उत्तर क्या बनेगा? उत्तर बनेगा हमारा C4 चेन्नई बनेगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डियर फ्रेंड्स। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो नए लोग आज पहली बार जुड़े हैं भाई, रेगुलर क्लास का टाइम आपको पता है ना, और सीटेट के पेड बैच जो है वो मंडे से शुरू है, और 299 का ऑफर जो है वो संडे आपका लास्ट है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे किस तरह से देखा जाता है? भाई एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को क्या माना जाता है? कमजोर मानते हैं क्या? आश्रित मानते हैं क्या? केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम मानते हैं क्या? नहीं, ज्ञानवर्धक और अर्थ करने की क्षमता, यानी कि बच्चे को क्या मानेंगे कि बच्चे क्या होते हैं? नॉलेज को क्या होते हैं? बनाने वाले होते हैं, बल्कि रिसीवर नहीं होते हैं। रिसीवर नहीं माना जाता है। क्या बनेगा हमारा? D for दिल्ली उत्तर सही बनेगा। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर, और यह है तुम्हारा 7 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था। जी हाँ, 2023 में आया था या फिर जनवरी में आया था 24 में। जी सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हैं, वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वही क्वेश्चन है। चलो करो भाई उत्तर एवरीवन। सोना नहीं है भैया। जो लोग कम हो रहे हैं कहां जा रहे हैं? उठो, भागो मती। जीवन में समस्या है उनका सामना करो। संध्या बहुत बढ़िया। श्याम अंसारी क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया? कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है बताइएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट बी करेक्ट, यानी कि आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो चलो भैया गलत को पकड़ते हैं। ज्ञान व्यक्तिपरक होता है, बताओ। सही बात है सर, ज्ञान तो अलग अलग होता है, हर विद्यार्थी अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखता है, हर विद्यार्थी की सीखने की क्षमता अलग अलग होती हैं, बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थी अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, बात बिल्कुल सही है, यानी बच्चे समाज और अपने कल्चर में रहकर, ठीक है, क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से क्या सीखने के लिए बाह्य मोटिवेशन जरूरी है? क्या बच्चे को लोभ दिखाना, दंड दिखाना, पुरस्कार दिखाना, प्रशंसा दिखाना जरूरी है? नहीं सर, बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा नकारात्मक होती है और बाह्य अभिप्रेरणा पर हमें जोर नहीं देना है। किस पर जोर नहीं देना है? बाह्य अभिप्रेरणा पर जोर नहीं देना है। इसका मतलब यह है कि सर ये हमारा सही है, ये सही है। चलो डी देखते हैं, डी सही है क्या? डी क्या कहता है? डी कहता है ज्ञान, ठीक है, बहुलवादी है और बहुबुद्धि, बिल्कुल ठीक है। नॉलेज क्या है? नॉलेज जो है वो मल्टीपल है, ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है, यानी सर हमारा गलत हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा हमारा किसके? बाह्य अभिप्रेरणा से। तो गलत जो होगा वही हमें निकालना था, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? हमारा उत्तर बनेगा सी4 चेन्नई। इसके बाद आते हैं डियर फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कह रहा जॉन डीबी समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, किसके हैं? देखो, जॉन डीबी का जो समर्थित लैब विद्यालय था, ठीक है, लैब स्कूल जो थे, वो लैब स्कूल किसके हैं? बोलो जल्दी से। पब्लिक स्कूल, नॉर्मल स्कूल, फैक्ट्री स्कूल। फैक्ट्री जानते हो फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री वो होती है, बच्चे को भेज दो कि हमारे बच्चे को इंजीनियर बना देना भैया, वो कहेंगे स्कूल वाले छोड़ जाओ हम बना देंगे आपके बच्चे को। ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो हमारे बच्चे को इंजीनियर बना दें, आप चाहें तो हमारे बच्चे को नहीं। ठीक है, फैक्ट्री थोड़ी है स्कूल, जो तुम कहोगे वो बना देंगे वो। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, नॉर्मल गलत है, यानी प्रोग्रेसिव क्या है हमारा? सही है। क्या है? प्रोग्रेसिव जो है वो हमारा सही है। समझ में आया? शिवानी, नीलम, केशव जी सर। अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 9 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भैया? राकेश जी, अलेशवा, पिंकी, किसकी बात हो रही है? किसकी? सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है। और सोशल कंस्ट्रक्ट जहां आ जाए वहां किताबें तो मत लाओ भैया। एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों को निर्धारित करते हैं, हमने क्या कहा था कि हमें टेक्स्ट बुक पर जोर नहीं देना है। सर ये तो कट गया ऑप्शन हमारा। जहां एक एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थी उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है। एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे को क्या मिलता है? जहां बच्चे को क्या मिलता है? सर जहां पर बच्चे को क्या मिलता है? कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव क्या होता है? कि जहां बच्चे सहयोग में रहकर सीखते हैं, ठीक है, समूह में रहकर सीखते हैं, एक दूसरे के सहयोग से समूह में, उसे हम लोग कहते हैं सहयोगात्मक परियोजना या कोलैबोरेटिव लर्निंग उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कह लो या कोलैबोरेटिव लर्निंग कह लो। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है? बच्चे को हम समूह बनाकर, जब बच्चे एक दूसरे की सहायता से सीखते हैं, उसे हम कोलैबोरेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग सहयोगात्मक परियोजना या सहयोगात्मक अधिगम के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया जी? आ गया। आगे बढ़े, अगला पॉइंट क्या है? यानी सर हमारा इसका उत्तर बनेगा हमारा डी फॉर दिल्ली, हमारा करेक्ट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी, कोई डाउट यहां पर? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंजलि वर्मा
और दीक्षा शर्मा और वर्मा और शर्मा, ध्यान दो बोर्ड की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की क्या, ठीक है, विशेषता है, बताओ कि सर शिक्षक की भूमिका गतिशील है, क्या टीचर गतिशील है कि पैसिव है? आंसर करो, पैसिव और एक्टिव क्या होते हैं सर? पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय होना, तो टीचर पैसिव नहीं है। ये मत सोचो कि शिक्षक अगर पढ़ाता नहीं है तो उसकी भूमिका निष्क्रिय हो गई है। टीचर आज भी एक्टिव है, उसकी भूमिका आज भी केंद्र में है, ठीक है, आज भी वो क्या करता है, यानी बच्चों के लिए सीखने के साधन उपलब्ध कराता है। तो टीचर आज भी क्या है, एक्टिव है, पैसिव नहीं मानना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षक की भूमिका गतिशील होती है। दूसरा, ठीक है, कैसा समूह होगा, फ्लेक्सिबल होगा, यानी सिस्टम हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई बदलाव ना हो। सारी चीजें हमारी कैसे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बच्चे के अकॉर्डिंग चीजों को बदल सके। हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चे के अकॉर्डिंग चीजों को बदला जा सके, ठीक है। बच्चों की स्वायत्ता होनी चाहिए और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान होना चाहिए ताकि बच्चे, ठीक है, क्या कर सके, सीख सके। यानी सर हमारे ऑल सारे स्टेटमेंट क्या लग रहे हैं, हमारे करेक्ट लग रहे हैं। ऑल ऑफ दिस क्या है सर, ऑल ऑफ दिस क्या है, सही है। क्या है भैया, ऑल ऑफ दिस जो है वो सही है, यानी कि उत्तर बनेगा हमारा क्या, ए बी सी डी, यानी कि डी फॉर दिल्ली। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं और ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका क्या करेगी भैया, क्या नाच करेगी, क्या करेगी? एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में एक टीचर क्या करेगी, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर क्या करेगी? क्या बच्चों को बांटने का काम करेगी, क्षमताओं के आधार पर क्लासिफिकेशन करेगी? नो, ठीक है। विद्यार्थियों के वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय पैदा करेगी, डर बच्चों के अंदर? या कह रहा अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है? क्या टीचर अपने आप को परम स्रोत होता है? हमने क्या बताया है कि टीचर तो केवल एक फैसिलिटेटर है, ठीक है, बच्चे सीखते तो स्वयं हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है। क्या होगा, प्रत्येक विद्यार्थी पर क्या करेगी, व्यक्तिगत भिन्नता देगी, सॉरी, प्रत्येक विद्यार्थी पर क्या करेगी, इंडिविजुअल क्या करेगी भैया, ठीक है, ध्यान देगी, ताकि विद्यार्थी सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, नहीं सीख रहा तो क्यों नहीं सीख रहा, उसके लिए क्या करेगी, निदान करेगी, उपचार करेगी और बच्चों को सीखने के साधन उपलब्ध कराएगी। चलो तो क्या बनेगा हमारा, डी फॉर दिल्ली बनेगा भैया। चलिए इसके बाद आता है हमारा 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। डियर फ्रेंड्स 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 12 क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी? संध्या श्याम कुमारी, टाइमिंग क्या है कल की हमारी? आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन एडी सर 9 बजे जरूर आएंगे, याद रखना। तो 9 बजे ये हमारी रेगुलर क्लास है, रात 9 बजे जरूर होती है। चलो कह रहा है इनमें से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप नहीं है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के अकॉर्डिंग नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। ये कह रहा है स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, ये तो बात बिल्कुल सही है। भयमुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चे खुलकर सीख सकें, बात बिल्कुल सही है। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, विद्यार्थियों ज्ञान को निष्क्रिय ग्रहण करता है, भैया निष्क्रिय नहीं बनाना है, बच्चे तो एक्टिव होते हैं, बच्चे तो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो क्या बनेगा भैया सही उत्तर? सर सही उत्तर क्या बनेगा, नेगेटिव पूछा है तो हम तो डी की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर और ये रहा तुम्हारा 13 क्वेश्चन। इसमें 20 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, अभी 5-6 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो भागना नहीं है। एडी सर की क्लास में आए हो तो बिल्कुल धाकड़ बनकर आया करो। चलो क्या बन रहा है भाई, ठोक दो लाइक सभी लोग। क्या बन रहा है क्वेश्चन,
एक प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर इनमें से किसका स्थान नहीं है? हमें नेगेटिव निकालना है, हमें नेगेटिव निकालना है भैया, नेगेटिव। चलो कैसे निकालें? डिजिटल तकनीक और शिक्षण अधिगम सामग्री, क्रियात्मक खेल, अनुभवों पर बल, केवल केवल ये तो आपको दिखते ही आंसर हो जाने चाहिए सर जी, केवल, यानी कि सर ये लिखा है। ठीक है, समझ में आया? क्या बनेगा? चलो, वो कह रहा सी, छोटू कह रहा सीपुर छोटू गुप्ता, सीपुर चेन्नई होता है। लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी, D4 दिल्ली, यानी कि सर नेगेटिव निकाला ना, तो नेगेटिव सी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डियर फ्रेंड्स, और ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है भाई 14 क्वेश्चन हमारा? पढ़े भाई ध्यान से। प्रगति से शिक्षा में अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों स्वयं किया जाता। बिल्कुल बात सही है, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में विद्यार्थी खुद अपने ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। निष्क्रिय गलत है सर। अनुबंधन जहां देके काट देना सीटेड में, गलत है सर। पुनर्वलन पर जोर नहीं देना है, ठीक है। पुनर्वलन बच्चे के अंदर एक प्रकार से बाहरी अभिप्रेरणा को जागृत करेगा, री एनफोर्समेंट, इसलिए हमें री एनफोर्समेंट पर जोर नहीं देना है। तो क्या बनेगा? हमारा सही उत्तर बनेगा सर A4 आगरा, यानी बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्या कहता है क्वेश्चन? एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे का सीखना इनाम आएगा? नो सर, जहां इनाम देके, जहां सजा देके, ठीक है, जहां सजा देके, जहां पर सजा देके, ठीक है, जहां पर दंड देके, सॉरी सजा देके, इनाम देके, प्रशंसा देके, प्रशंसा देके, जहां पर पुनर्वलन देके, जहां पर पुनर्वलन देके, ये सब तुम्हारे लिए क्या है? गलत है। बच्चों को सख्त, भैया सख्त तो बिल्कुल भी गलत है। सीखने को सुसाधित करने के लिए बेदन बिल्कुल गलत है सर। बेदन क्या होता है? ये बेदन बता दीजिएगा। बेलन अलग होता है बेटा, और बेदन अलग होता है, ठीक है। बेदन का मतलब होता है ड्रिल। ड्रिल कभी किया आपने कहीं? नहीं सर। ड्रिल का मतलब होता है एक जैसा बार बार अभ्यास, ड्रिल होता है। और ड्रिल कभी मत कराइएगा, बेदन कभी मत कराओ, ठीक है। क्या नहीं कराना है? ड्रिल कभी नहीं करानी है, बेदन कभी नहीं कराना है। ये भी कट गया सर। क्या बनेगा? सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद होना चाहिए। बच्चे आपस में क्या कर सकें? डिस्कशन कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, ये होना चाहिए। यानी हमारा उत्तर बनेगा, क्या बनेगा? D4 दिल्ली बनेगा। आया कि नहीं आया भैया समझ में? कह दो एक बार कि हाँ सर आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक को होना चाहिए और बच्चों को ठीक है नियंत्रण में रखना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। बताओ, एक प्रगतिशील शिक्षक को होना चाहिए और बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से, बताओ, जहां पर हमें बच्चों को प्राकृतिक एनवायरनमेंट देना है। कौन सा देंगे भैया? प्राकृतिक। कौन सा देंगे? और ये कह रहा है कि बच्चों को कंट्रोल में रखो, यानी भैया नियंत्रण तो सर बवाल मचाए हुए है। यानी नियंत्रण तो सर गलत हो गया। नियंत्रण जहां आएगा वो तो गलत है, यानी सर ए भी गलत हो गया और आर भी गलत हो गया। यानी जब दोनों ही गलत हो जाते हैं तो उत्तर क्या बनता है? यानी सर डी हो जाता है। जहां दोनों ही गलत, तो ए भी गलत है और बी भी गलत है, ठीक है। बच्चों को कंट्रोल में रखें भैया, कंट्रोल में रखने की जरूरत क्या है?
ठीक है, बच्चे तो क्लास में सीखने के लिए आए, तो आपको कंट्रोल में रखने की जरूरत क्या है? तुम जब नहीं पढ़ाओगे तब आपकी क्लास में अनुशासन नहीं होगा। सॉरी, जब आप बच्चों के लिए सीखने के अवसर नहीं उपलब्ध कराओगे तब आपकी कक्षा में डिसिप्लिन नहीं होगा। तो हमें डिसिप्लिन नहीं थोपना है बच्चों पर, हमें अनुशासन नहीं लागू करना है। अनुशासन अपने आप आएगा जब आप बच्चों को सीखने के साधन उपलब्ध कराओगे। जब बच्चे सीखेंगे तो डिसिप्लिन खुद ब खुद आता है। तो क्या बनेगा? हमारा उत्तर बनेगा सर डी फॉर दिल्ली बनेगा। इसके बाद आते हैं हम 17वें क्वेश्चन पर, आपके सामने लेकर आते हैं 17वां क्वेश्चन। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में पाठचर्या किस प्रकार की होती है? एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, ठीक है, एक हमारी जो करिकुलम है वो करिकुलम कैसा होगा? करिकुलम कैसा होगा? करिकुलम ऐसा हो जो बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध करा सके। करिकुलम ऐसा हो जो बच्चों को सीखने के मौके दे, बच्चे अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें। करिकुलम ऐसा ना हो कि बच्चे के ऊपर शिक्षा बोझ बन जाए। यानी अब हमें विदाउट, ठीक है, विदाउट हमें शिक्षा कैसे देनी है? बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट वर्णन। शिक्षा का बोझ नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, समझाना है और समझाने के आधार पर हमें क्या करना है? शिक्षा देनी है। तो क्या बनेगा भाई? कठोर होना चाहिए, गलत है। खंडित होना चाहिए, खंड का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट्स में नहीं, जबकि करिकुलम कैसा हो? आपस में कनेक्टेड हो, एक दूसरे से जुड़ा हो। ये तो कह रहा खंडित काट दो। बच्चों की रुचियों क्षमताओं के अनुरूप संगठित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और ये तो किसकी बात कर रहा? संगीत की बात कर रहा, कट गया। उत्तर बनेगा सी फॉर चेन्नई। मैं फिर कह रहा हूं, इस क्लास में, मेरी क्लास को जो मैं 9 बजे दे रहा हूं, ज्वाइन कर लो। एप्लीकेशन तो छोड़ो, ठीक है। इस क्लास को भी अगर आपने ज्वाइन कर लिया, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, तुम्हारे 30 में से 30 आएंगे बाल विकास में। चाहे तुम्हारा पेपर 1 हो, चाहे तुम्हारा पेपर 2 हो, क्योंकि मैं दोनों ही क्वेश्चन इसमें लेकर आता हूं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर आप कहां से चीजें कहां तक ले जा रहे हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, और ये रहा तुम्हारा 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती? आपकी कक्षा में अलग अलग योग्यता वाले बच्चे हैं, तो उनकी पूर्ति कैसे करेंगे? श्रेणी में कठिनाई के कार्य को देकर गलत है, मानकीकृत करके गलत है, केवल गलत है। ये तो तुम नहीं भी देखोगे ना, ऐसे करके पेन उठाओगे ना कि सर तुमने कहा जहां श्रेणी देके काट दो, आपने कहा जहां मानकीकृत देके काट दो, जहां पर केवल आ जाए काट दो। क्या बनेगा? यानी विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों की, ठीक है, उपेक्षा करके, अपेक्षा होगा भैया, यो गलत लिखा है। क्या होगा? ठीक, अच्छा, इग्नोर करके, एक मिनट रुक जाइए, हम कहाँ गलत हो रहे हैं? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति कैसे करेंगे? विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। ये तो गलत होगा, ये तो नेगेटिव बोल रहा है यार। उपेक्षा का मतलब तो इग्नोर करना होता है, तो ये तो गलत है। केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संशोधित करके, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संशोधित करके, मानकीकृत निर्देशन देकर। अच्छा, अब ये सही बना, देखो ये गलत है, ये भी नेगेटिव बोल गया, और ये भी। अब ये सही क्यों बनना है? देखो अब इसको देखते हैं हम लोग, ए पकड़ते हैं, क्योंकि ए क्यों सही हो रहा है यहाँ पर? ये इसलिए सही हो रहा है सर, यहाँ पर ये कह रहा है कि हम बच्चों को जो लेवल देंगे, अलग अलग योग्यता वाले बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे? कठिनाई को क्या करेंगे? श्रेणीबद्ध करेंगे। श्रेणीबद्ध मतलब लेवल के अनुसार, कि जो बच्चे जिस लेवल के होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। इसलिए उत्तर हमारा ए सही है, बाकी सब गलत है भैया। कि कठिनाई का लेवल, श्रेणी कैसे करेंगे? यानी लेवल करके, ठीक है, यानी जो टास्क उसको देंगे वो लेवल करके बच्चों को देंगे। जो बच्चा जिस क्षमता का होगा वो बच्चा वैसे सीख लेगा। इसलिए ए ऑप्शन हमारा, समझ में आया? तो क्या बनेगा सर? ए उत्तर सही है, क्योंकि डी तो ऑलरेडी गलत है। डी में तो कह रहा है इग्नोर करना, जो कि कह रहा है कि विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को इग्नोर करना, ये तो गलत है। इग्नोर तो हम कर नहीं सकते भाई बच्चों को।
समझा दें भाई, मेरी बात ऐसा करिए, आप अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो हम क्या करें, कठिनाई का क्या करें, कठिनाई को हम ऐसा ना करें कि सभी के लिए पेपर एक जैसा ना बनाएं। हम क्या करें, ठीक है, लेवल बना दे कि भैया जो बच्चे कम क्षमता वाले हैं, ठीक है, उनका लेवल ये है, ठीक है, जो ज्यादा क्षमता वाले उनका लेवल ये है, जो इससे है उनका लेवल ये है। यानी कि हम जो बच्चों को टास्क जो देंगे वो उनकी क्षमताओं के और कैसे कहेंगे, श्रेणीबद्ध करके देंगे, ताकि जो बच्चा जिस श्रेणी में होगा वो उस कार्य को करता जाएगा। चल, इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, 20वां क्वेश्चन। चलिए, क्या बनेगा भाई क्वेश्चन हमारा, कह रहा है एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी जो है वो अपनी असफलता का कारण किसको मानता है, अपनी योग्यता को मानता है, ठीक है। और कह रहा है वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार किस स्थिति को जन्म दे सकती है। देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने लायक है बस। एक विद्यार्थी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी मानता है कि मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, इसलिए मैं असफल हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक विद्यार्थी ने सीटेट का एग्जाम दिया और उस विद्यार्थी के 85 नंबर आए, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था, या मान लीजिएगा उसके 70 नंबर आए, वो फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि मेरा फेल होने का कारण क्या है, कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं, योग्यता नहीं है। वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, ठीक है, फेल होने की। अब आगे क्या कह रहा है, उसने ये कह दिया कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, इसलिए मैं ये एग्जाम नहीं निकाल पा रहा हूं, मेरे अंदर योग्यता की कमी है, ठीक है। आगे क्या कहता है, वह योग्यता को स्थायी मानता और कहता है कि योग्यता स्थायी होती है, ये बढ़ेगी नहीं, ये जैसी है वैसी रहेगी। देखो क्या कह रहा है, वह योग्यता को स्थायी मानता है, कहता है योग्यता नहीं बढ़ेगी, ठीक है, योग्यता स्थायी है, योग्यता नहीं बढ़ेगी। और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है, और कहता है कि भैया योग्यता को प्रयासों के द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता। वो ये कह रहा है भारती थॉमस कि योग्यता को नहीं बढ़ाया जा सकता। चलो रोहिणी जी करवा देंगे, रिमूव करवा देंगे। इतने ज्यादा ऐड आते हैं क्या आप लोगों को, ठीक है। ऐड का ही तो बेटा एक माध्यम है हमारे पास, ठीक है, इनकम का सोर्स जो माध्यम वो क्या है, ऐड ही तो है। अब आप कह रहे हैं तो वो भी हटा देंगे, वैसे तो हमारी क्लास ज्यादा चलती भी नहीं है, तो ऐड इतना कुछ मिलता भी नहीं हमें। चलो, तो क्या बनेगा भाई, सर इसको तो ऐसे ही उड़ा दो, कैसे, ये क्या बनेगा, यहां पर बनेगा कि सर अधिगम असहायता है। यानी कि क्या होती है, जब वो बार बार किसी काम को करे और उसमें फिर उसको असफलता मिले, तो फिर वो क्या मान लेता है, वो मान लेता है क्या, अधिगम असहायता मान लेता है कि भैया मैं इसको सीख ही नहीं सकता हूं, ठीक है, मेरे अंदर योग्यता का विकास हो ही नहीं सकता है। उत्तर बनेगा हमारा A4 आगरा। चलिए, हाँ कम कर सकते हैं, ऐड ज्यादा आते हैं तो कम कर देंगे, ठीक है, कम कर देंगे, जितना ज्यादा आ रहा है ना तो कम कर देंगे उसको। अभी शायद 10 या 12 मिनट में आपको ऐड दिखाई देता होगा एक, लेकिन ऐसा करेंगे उसको फिर आधा घंटे पे ऐसा कर देंगे, ठीक है, 20 मिनट में, 24 मिनट में, आधा घंटे में। चलिए, तो क्या बनेगा भैया, हमारा A4 आगरा बनेगा। चलो, 20 क्वेश्चन आपके सामने है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान में सहायक है। बताओ कौन से में, बाल केंद्रित, प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान में बाल केंद्रित, और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कौन सा, देखो ये कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र,
बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र किसमें है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान के सृजन में क्या है? ठीक है, ज्ञान के सृजन में क्या है? ज्ञान के सृजन में सहायक है, सहायक है, यानी कि उत्तर हमारा ए फॉर आगरा बनेगा, और तो कुछ नहीं बनना। चलिए, और तो सब गलत है, ए फॉर आगरा हमारा सही बनेगा जी। समझ में आ गया? यहां पर कोई डाउट्स इस पॉइंट में बोलो एक बार, यस या नो कर दो भैया। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन और है, उनको भी खत्म करते हैं। 3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन है शायद। एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बहुत से संसाधन का प्रावधान हो, लचीली व्यवस्था हो, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार हो। नहीं, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार नहीं होती हैं। छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो, बिल्कुल सही है। एक संरक्षित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन। नहीं सर, योगात्मक तो गलत है, समेटिव असेसमेंट तो क्या है? गलत होता है, समेटिव तो गलत होता है, यानी ये गलत है। क्या सही होगा सर? पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा कौन से ऑप्शन में मैच कर गया? ए फॉर आगरा में मैच कर गया। चलो, कल आप जो लोगों ने पेड क्लास ले रखी है 299 में ऑफर चल रहा है एडी लाइव एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन हमारा एडी लाइव, उनकी क्लास में मंडे से आप लोगों की सबसे पहले आपको हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट कराऊंगा सबसे पहले। ये है तुम्हारा 22वां क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों के लिए के प्रति कैसा दृष्टिकोण होगा? एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? बताओ, बच्चों को कैसे देखा जाएगा? ईश्वर ने उन्हें जन्म से नैतिक और नीति प्रदान की है, कोरी पट्टी है, लघु वयस्क जिनकी सोच से कम है, जिज्ञासु प्राणी है और अपने आसपास के खोज अन्वेषण करके वो जानते हैं। बताओ क्या बनेगा? बोलो जल्दी से। चलो, क्या बनेगा सर? डी फॉर दिल्ली बनेगा कि बच्चे क्या करते हैं? डिस्कवरी करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे खोज करते हैं। तो जी, ये आज हमारे 22 क्वेश्चन थे। मैं एक बार सभी विद्यार्थियों जानना चाहूंगा कि भैया 22 क्वेश्चन में से आपने कितने सॉल्व किए हैं? एक बार सभी विद्यार्थी बताएंगे 22 में से तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं? कौन है जो 22 में से 22 लाया है? और एडी लाइव एप्लीकेशन की क्लास है, जो बार बार मैसेज कर रहे हैं भैया एडी लाइव एप्लीकेशन, बस कल और रुक जाओ, मंडे से, सोमवार से। और जो ऑफर जो निकाला है 299 का, ये आपका, ठीक है, कल तक ही वैलिड है, रविवार तक। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपर पीडीएफ पहले से ही मिल जाती है। एडी अकेडमी 600, ये हमारा मोबाइल नंबर है 8517048600। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, और हम लोग दोपहर 12 बजे, कल मेरी क्लास नहीं है, दोपहर 12 बजे जो हिंदी क्लास होती है ना आप लोगों की, कल नहीं होगी। कल उसकी टाइमिंग जो है वो इवनिंग करेंगे, क्योंकि कल मेरी ऑफलाइन क्लास लगा दी। एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं मैं उस क्लास को ऑफलाइन नहीं लेता, मैं फिर आप लोगों की क्लास लगा लेता। लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी क्लास को मैं इवनिंग में ले लूंगा, हिंदी वाली। पर ये क्लास का टाइमिंग तो फिक्स है, रात 9 बजे। ठीक है, फिक्स रात 9 बजे आप लोगों को एडी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आ जाना है और अपने साथियों को भी लेकर आना है, क्योंकि ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब घर घर शिक्षा हमें पहुंचानी है। चलो, तो कैसी रही आज की क्लास? उम्मीद करते हैं अच्छी है, मस्त है और बड़ा एंजॉय किया आपने। ठीक है, 9 बजे से हम लोगों ने अपनी क्लास शुरू की थी और लगभग अभी बज चुके हैं कितने, हमारे 10:30 के आसपास हो रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी विद्यार्थियों को कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। और वेरी गुड, नेहा पंजाब से जुड़ी है और 20 स्कोर किया आपने, बहुत अच्छा लगा नेहा। ठीक है, बस इसी तरह मेहनत करती रहो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
तो इसी के साथ मैं एडी आज की क्लास को यहीं विराम करता हूं और फिर मिलेंगे इसी एडी एकेडमी पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।